हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा है ड्वेलिज्म इन ज्योग्राफी। उसमें सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम नियतिवाद बनाम संभववाद की। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि द्वैतता या द्वैतवाद किसे कहते हैं। द्वैतता वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और स्थापित हो जाती हैं। भूगोल में भी समय समय पर कई द्वैतता की स्थिति उत्पन्न होती रही हैं। इनमें नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद प्रमुख है। तो वही नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद। भूगोल में विकसित द्वैतवाद का एक प्रमुख क्षेत्र डिटरमिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म था, यानी कि नियतिवाद और संभववाद था। और जो ये नियतिवाद हैं या प्रकृतिवादी कह सकते हैं इनको, ये जो है प्रकृति को सर्वोपरि मानते थे और मानव को उसके सामने तुच्छ मानते थे। उनका कहना है कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि होती है, उसके सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकृति होती है उसको मनुष्य को उसी के अकॉर्डिंग ढलना होता है, उसके अनुसार इसको रहना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अंटार्कटिका में चले जाएंगे तो वहाँ बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ पे मानव को क्या होगा, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। और यदि विषुवत रेखा के आसपास चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ मानव को बहुत ही हल्के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो प्रकृतिवादी है या नियतिवादी हैं वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। और जो संभववादी हैं, पॉसिबिलिज्मवादी हैं, वो मानव को सर्वोपरि मानते हैं, प्रकृति को उसके मुकाबले गौण मानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है भूगोल में नियतिवादी एवं संभववादी विचारधारा को अपनाने को लेकर विवाद था। तो नियतिवादी एक ऐसी विचारधारा थी जो भौतिक भूगोल पर अधिक बल देने के कारण विकसित हुआ था। इसे विकसित करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ताओं को जाता है। और जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जो है रेटजेल हैं, और अमेरिका की कुमारी सैम्पुल है, एलन चर्चिल सैम्पुल पूरा नाम था इनका, हंटिंगटन है, हम्बोल्ट हैं, रिटर हैं। तो यह प्रकृति की श्रेष्ठता और मानव के गौण महत्व पर आधारित है, यानी कि प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं और मानव को गौण मानते हैं। इसके अंतर्गत माना गया कि भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत प्रकृति को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने भूगोल के अध्ययन में मानव के बारे में अध्ययन को विशेष महत्व नहीं दिया। संभववादी विचारधारा इसके ठीक विपरीत है। यह मानव भूगोल पर बल देने के कारण विकसित हुआ। इसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं को जाता है, और उसमें भी जो है लुशियन फेवरे और ब्लास का नाम प्रमुख है। संभववाद मानव की श्रेष्ठता और प्रकृति के गौण महत्व पर आधारित थी। इसके अंतर्गत माना गया कि भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। और उन्होंने भूगोल के अध्ययन में
प्रकृति के बारे में अध्ययन को विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो संभववादी हैं वो कहते हैं कि जो मानव है वह सर्वोपरि है। उसने अपने ज्ञान कौशल के द्वारा प्रकृति पर विजय पाई है। कैसे पाई है? जैसे मान लिए भाई गर्मी में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उसमें क्या किया है, मानव ने एसी का प्रयोग करके उस रूम को ठंडा करके वहाँ पे जो है कम तापमान का आनंद ले सकता है या सर्दी का आनंद ले सकता है, कह सकते हैं हम। और सर्दियों में हीटर आदि या गीजर आदि का प्रयोग करके जो है वहाँ पे तापमान को बढ़ा दिया है, जो इसलिए जो इससे जो है सर्दी का कम महसूस होती है, कम जो सर्दी। और फिर दूसरी बात कि ठंडे इलाकों में भी उसने, जहाँ पे कृषि संभव नहीं थी, कांच के घरों में कृषि उगाकर उसने यह संभव कर दिया है कि मानव सर्वोपरि है। तो नियतिवाद और संभववाद दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा के रूप में बने रहे और 19वीं शताब्दी में यह द्वैतवाद चरम अवस्था में थी। आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। नीतिवादी विचारधारा, तो इस विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया है कि मानव एक निष्क्रिय कारक की तरह है, यानी कि जो मानव है, गौण है, वह प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, जिस पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, यानी कि जो प्रकृति है वह सर्वोपरि है और मानव की समस्त क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं, जहां मानव के प्रयासों का विशेष महत्व नहीं है। तो इस तरह के विचारधारा सर्वप्रथम रेटजेल द्वारा दी गई थी। रेटजेल को ही नीतिवाद विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है कि नीतिवाद विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, तो रेटजेल है। तो रेटजेल की प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये थोड़ा नाम गलत लिखा है इसमें भाई, ये एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी खंड के प्रकृति का मानव पर पूर्णतः नियंत्रण और प्रभाव पर आधारित है। कुमारी सैंपुल जो रेटजेल की शिष्या थी, देखिए भाई प्राचीन समय में जो ये कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल थी, ये वैसे तो यूएसए की थी और जर्मनी में रेटजेल शिक्षा प्राप्त की और वहाँ जर्मनी में गई थी ये। तो वह नीतिवाद से बहुत प्रभावित थी और रेटजेल के नीतिवाद विचारधारा से बहुत प्रभावित होकर कुमारी सैंपुल ने इसी पर आधारित एक पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट लिखी। इस पुस्तक में नीतिवाद विचारधारा का व्यापक समर्थन किया गया। इस पुस्तक ने इस विचारधारा का वैश्विक प्रसार किया। कुमारी सैंपल के अनुसार मनुष्य प्रकृति की गोद में एक अबोध बालक की तरह है, जो अपने किसी भी आवश्यकता के लिए प्रकृति पर उसी तरह निर्भर है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है। और आगे सैंपल ने कहा है कि धरती हमारी माता है। नीतिवाद विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों में मानव को एक निष्क्रिय कारक के रूप में ही स्वीकार किया गया है। इस तरह यह विचारधारा अतिवादी दृष्टिकोण और एकांगी विचार पर आधारित था। और बल्कि जो एलन चर्चिल सैंपुल थी, वह तो नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी
और उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मानव जो है प्रकृति का शिशु है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अब संभववादी विचारधारा की। तो नीतिवादी विचारधारा से भिन्न संभववादी विचारधारा में मानव को एक सक्रिय कारक के रूप में स्वीकार करते हुए प्रकृति को एक ऐसे कारक के रूप में स्वीकार किया गया जो मनुष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक साधन मात्र है। यह मानव को पूरी स्वतंत्रता दी गई, वह अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति का उपयोग करे। संभववादियों के अनुसार प्रकृति नहीं बल्कि मानव श्रेष्ठ है, यानी कि इसमें जो है प्रकृति को गौण माना गया है और मानव को सर्वोपरि माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, और मानव प्रकृति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते समय सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो संभववाद शब्द का प्रयोग फैब्रे द्वारा किया गया, यानी कि जो इनका पूरा नाम लुसियन फैब्रे था और भाई ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया, फैब्रे द्वारा किया गया, और इस विचारधारा को स्थापित करने का कार्य लाबलास द्वारा किया गया। देखिए इसमें फैब्रे और लाबलास प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। तो प्राय सभी मानव भूगोलवेत्ता संभववाद के समर्थक थे। जीन्स ब्रुन्स ने संभववाद का समर्थक करते हुए खनन उद्योग के लिए लुटेरी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है भाई कि लुटेरी अर्थव्यवस्था किसने दिया, जीन्स ब्रुन्स ने। और किसको कहा है लुटेरी अर्थव्यवस्था, खनन उद्योग को। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति में डाका डाल रहा है। यह वक्तव्य संभववाद के चरम को बताता है, जहाँ प्रकृति का गौण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि जहाँ पर प्रकृति को गौण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है, वहीं पे जीन्स ब्रुन ने प्रकृति को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा, खनन उद्योग को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है। और उसने बताया कि मनुष्य जो है प्रकृति में डाका डाल रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद प्रखर रूप में बना रहा। इससे भूगोल विभाजन की स्थिति में आ गया और इन दोनों विचारधाराओं में विभाजित हो गया। तो जीन्स ब्रुन्स ने संभववाद का समर्थन करते हुए खनन उद्योग के लिए लुटेरी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति में डाका डाला। यह वक्तव्य संभववाद के चरम को बताता है, जहां प्रकृति को गौण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद प्रखर रूप में बना रहा। इससे भूगोल विभाजन की स्थिति में आ गया और दोनों विभाजन विचारधाराओं में विभाजित हो गया। 1919 में ग्रिफिथ टेलर के नियतिवाद से यह द्वैतता की स्थिति समाप्त हो सकी। और भाई ये 1919 एक और बात के फेमस है कि जो है 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो बस आज के लिए वह इतना ही। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।